हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार मेरा सभी को। आज अपन 12th क्लास का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 5 इकाई 11th क्लास के अंदर है, 6ठी इकाई जाकर आपके 12th क्लास के अंदर आती है, जिसका नाम है जनन। क्या नाम है? जनन। अब आप सभी को पता है, इतना आप पढ़ के आए हैं कि जनन क्या है या इसकी नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, वो आप सभी को पता है। अब भाई जी अपने को पढ़ना क्या है? तो एनसीईआरटी को सबसे आसान तरीके से पढ़ने के 2 टिप्स होते हैं। एक तो होता है 3 स्टेप लर्निंग। 3 स्टेप लर्निंग क्या होती है कि आप पहले उसको पढ़ो, उसमें अंडरलाइन करो, उसके दूसरी बार क्वेश्चन बनाओ और तीसरी बार उन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढो। दूसरा है कि जब आप जैसे ही 12th की किताब खोलोगे, आपको दिखाई दिया शब्द जनन, तो आप क्या करो, इस जनन को कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन थोप दो। कैसे करेंगे अपन जनन को याद? तो सबसे पहले जनन क्या है, दूसरा जनन क्यों आवश्यक है, और तीसरा कि जनन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन किसका आंसर ढूंढेंगे? जनन क्या है। तो आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि यहां से बेसिकली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर अपने को बेसिक पढ़ना है, इसीलिए अपन जनन से स्टार्ट करेंगे। ये वैसे कोई पार्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है, पर आपकी जो प्रथम 3 पार्ट है, पहला पुष्पीय पादपों में जनन, दूसरा है मानव में अंदर जनन, तीसरा है जो जनन स्वास्थ्य, ये तीनों पार्ट किसके अंदर आते हैं? जनन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले अपने को जनन के बारे में बेसिक बातें या बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि भाई जनन क्या है, कैसे होता है, क्यों किया जाता है। सबसे पहले जनन क्या है, तो अपन कह सकते हैं कि अपने समान संतति उत्पन्न करना, जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता। अब भाई साहब आपने अपने परिभाषा लिख दी कि अपने समान संतति उत्पन्न करना या अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब आपने सुना होगा, इसमें एक शब्द यूज हुआ है कि अपने समान संतान उत्पन्न करना। कैसी संतान? अपने समान। कैसी संतान? अपने समान। आपने क्या कभी सुना है कि एक हाथी ने एक चींटी को जन्म दिया? क्या आपने ऐसा सुना है? नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि जो जनन होता है उसके अंदर जो संतति उत्पन्न की जाती है वो कैसी होती है? अपने समान होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक गुण छुपे होते हैं, उसी के कारण वो संतान है वो उसी के माता पिता के जैसी। दूसरी है क्यों किया जाता है? तो अगर आज सरकार ऐसा रूल निकाल दे कि भाई अगले इसी वर्ष आपसे कोई जनन नहीं करेगा, तो क्या होगा? आप देखोगे कि 100 वर्षों बाद पृथ्वी पर से मनुष्य गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो जाएगा? जनन करेगा नहीं तो कोई आगे संतति बढ़ेगी नहीं। तो सबसे पहले था कि जनन किसे कहते हैं, तो अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। दूसरा क्यों किया जाता है, तो करने का वजह है कि अपने को अपनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर कंटिन्यूटी बनानी है पृथ्वी पर, उसको कंटिन्यू अपन बना सके। तीसरा वर्ड है कि अपन जनन कैसे करते हैं। देखो भाई, अब जनन है, जनन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा जी? 2 प्रकार का। पहला जनन कौन सा है अपना? पहला जनन कौन सा है अपना? लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। और दूसरा जनन कौन सा है? अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं और अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और जनन को अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है भाई साहब, जनन के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार के। एक तो लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि एक तो कौन होगी आपकी, एक आपका होगा नर और दूसरी होगी
मादा। अब क्या होगा कि नर से तो बनेगा नर युग्मक, मादा से बनेगा मादा युग्मक, और इन नर और मादा युग्मक का क्या होगा, निषेचन होगा। क्या होगा, निषेचन होगा या संलयन होगा, और इससे क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, और भ्रूण आगे जाकर किसका निर्माण करेगा, शिशु का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, शिशु का निर्माण करेगा। तो अलैंगिक जनन क्या हो गया, सॉरी लैंगिक जनन क्या हो गया, जिसके अंदर एक तो नर होगी और एक मादा होगी, यानी दो पेरेंट्स भाग लेंगे। कितने पेरेंट्स भाग लेंगे, दो पेरेंट्स। आपका जो नर होगा वो कैसा होगा, 2n यानी द्विगुणित होगा। मादा आपकी कैसी होगी, 2n होगी। कैसी होगी, 2n, यानी ये दोनों कैसे होते हैं, द्विगुणित द्विगुणित। और इसके अंदर, इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा और नर और मादा युग्मक बनेंगे, और ये कैसे होंगे, n होंगे। कैसे होंगे, n होंगे। n का मतलब अगुणित, दोनों अगुणित हैं, तो n और n मिलके क्या बनेगा, निषेचन होगा और भ्रूण बनेगा। वो कैसा बन जाएगा, 2n। आप एक बात हमेशा कान खोल के याद रख लेना कि जब भी लैंगिक जनन होगा उसके अंदर जो युग्मक बनते हैं, नर तथा मादा युग्मक, वो हमेशा कौन से विभाजन के द्वारा बनते हैं, वो बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। कौन से विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन। दूसरा है अलैंगिक जनन, इसके अंदर जो जनक होगा, जिसको अपन पेरेंट्स बोलते हैं, वो जनक कितने होंगे, केवल और केवल एक ही जनक होगा। कितना जनक होगा, एक ही जनक होगा। इसके अंदर केवल एक जनक भाग लेगा। अलैंगिक जनन अपने सिलेबस में नहीं है, इसीलिए अपन इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब ये तो आपकी सब बेसिक बातें थी। अब सबसे पहले चैप्टर पे आते हैं। पहले चैप्टर का नाम है अपना पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या प्रजनन। एक ही बात है। अब मेरा जनन पढ़ाने का मकसद यही था कि ताकि अगला जब पाठ शुरू हो तब आप जनन वाले या जनन शब्द से वाकिफ हो कि भाई क्या होता है जनन, क्यों किया जाता है, कैसे इस जनन को प्रोसेस किया जाता है। अब सबसे पहले कि जनन है अपने को किसके अंदर पढ़ना है, पुष्पी पादपों। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाता हूं ताकि आपको ये बातें बहुत आसानी से समझ में आए। आप क्लास 11th का पार्ट पढ़ा हो तो आपने पढ़ा था पादप जगत। पादप जगत के अंदर आपने पढ़ा था कि पादप के 5 जगत हैं। कितने, सबसे पहला कौन सा था, सॉरी पादप को कितने भागों में अंदर बांटा गया, 5 भागों के अंदर। सबसे पहला था थैलोफाइटा। कौन सा था अपना, थैलोफाइटा, जिसके अंदर सामान्यतः कौन थे, शैवाल थे। कौन थे, शैवाल। दूसरा आया अपना ब्रायोफाइटा। तीसरा अपना आया टेरिडोफाइटा। चौथा अपना आया अनावर्त बीजी। कौन सा, चौथा कौन सा था, अनावर्त बीजी। ये 11th की बातें हैं, आप 11th में पढ़ के आएंगे अच्छी तरीके से, है ना। लास्ट में कौन सा था अपना, आवृत बीजी। ठीक है, अब आप ये बातें क्लास 11th के अंदर पढ़ के आए। सबसे पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी, आवृत बीजी। अब होता क्या है कि शुरुआत के अंदर जो पादप थे, जो फर्स्ट जनरेशन थी पादपों की पानी के अंदर बनी थी, तो वो उन्होंने इतना विकास नहीं किया। वो क्या थे, सिंपल पादप थे। ना तो उनके अंदर जड़ था, ना पत्ती थी, ना उनके अंदर तना था, इतना ज़्यादा उनके अंदर विकास नहीं था, तो शैवाल थे। उसके बाद अपन ने देखे थे ब्रायोफाइटा थे। ब्रायोफाइटा को ये जल में भी पाए जाते थे और बाहर पृथ्वी पर पाए भी जाते हैं, इसीलिए इनको
पादपों का उभयचर बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपना प्राणियों का उभयचर मेढक को बोला जाता है, जो पानी में ही रहता है, बाहर अपने पृथ्वी पर भी रहता है। वैसे ही पादपों का जो उभयचर है वो ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। अब हुआ क्या कि भाई न तो थैलोफाइटा, न ब्रायोफाइटा, न टेरिडोफाइटा, न अनावर्तबीजी, इन तीनों के पास क्या नहीं था? पुष्प नहीं था। क्या नहीं था? पुष्प नहीं था। क्या नहीं था बेटा जी? पुष्प नहीं था। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप बाहर जा रहे हो और आपने पौधा देखा, पौधे के ऊपर हरे रंग बिरंगे आपको पुष्प दिखेंगे तो आपको आनंद आएगा। अगर पुष्प नहीं दिखाई देंगे तो आपको आनंद नहीं आएगा। तो पादपों ने, फॉर एग्जांपल मजाक के लिए कह रहा हूं कि पादपों ने क्या किया? अपने अंदर मॉडिफाई किया। क्या किया? मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाई करने से उनमें क्या, उन्होंने अपने अंदर पुष्प का निर्माण किया। अब ये पुष्प इन 4 वर्ग के अंदर नहीं था, आवृत बीजी के अंदर एकदम से कहां आया? कहां से आया? इन्होंने कैसे इनका अंदर विकसित किया? तो आप एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 पर आप देखोगे कि जैसे ही नीचे से ऊपर की साइड तीसरी लाइन के अंदर लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है पुष्पीय आगक। क्या लिखा हुआ है? पुष्पीय आगक। क्या होता है कि ये जो पुष्पीय पादपा है, इनके अंदर पुष्प का निर्माण कैसे हुआ? किसका निर्माण? पुष्प का निर्माण। एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है पुष्पीय आगक। अब होता क्या है भाई साहब कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? आपका तना है। क्या है बेटा जी? तना है। अब तने के अंदर आपको पता है क्या पाई जाती है? यहां पर पर्व संधियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पर्व संधियां पाई जाती हैं, नोड पाई जाती है। अंग्रेजी के अंदर नोड बोला जाता है, हिंदी के अंदर उसको पर्व संधि बोली जाती है। ऐसे अपने बांस वगैरह के अंदर आपने ये स्पष्ट रूप से देखा होगा। तो पादपों ने क्या किया? समय के साथ साथ इनको कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के कारण यहाँ पर एक, ये जैसे जैसे नजदीक आई, फॉर एग्जांपल अपना अगला वाला करते हैं, ये तीनों एक जगह इकट्ठा हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर एक गांठ नुमा संरचना निर्माण हुई। इसको बोला जाता है पुष्पीय आगक। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है पुष्पीय आगक। ये क्या है? अब धीरे धीरे पादपों के अंदर आप सभी को पता है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी तक पादपों के अंदर पुष्प नहीं था। आवर्त बीजी पे पुष्प आया तो आया कहां से? तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे नोड यानी पर्व संधि का धीरे धीरे कंप्रेस हुई तो वहां पर एक गांठ नुमा संरचना निकली, और वही गांठ नुमा संरचना आगे चलकर पुष्प का निर्माण करती है। इसी को अपन क्या कहते हैं? पुष्पीय आगक कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पीय आगक कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पीय आगक। अब आप बताएं कि ये जो पुष्पीय आगक है, यहाँ जो ये पर्व संधियां हैं, ये कहां पर थी? ये क्या है? आपको क्या दिखाई देता है? ये तना है, एक पत्ती है, एक जड़ है, तना है। ऑफकोर्स तना है। और तने का रूपांतरण होकर ही किसका निर्माण हुआ है? पुष्प का निर्माण हुआ है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो पुष्प होता है एक रूपांतरित पर्व होता है। और पुष्पों की, अब ये तो पढ़ लिया आपने पुष्प का निर्माण कैसे हुआ शुरुआती स्टेज के अंदर। अब नेक्स्ट में चलते हैं पुष्प क्या है, इसके क्या कार्य है। तो सबसे पहले पुष्प के कार्य पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? पुष्प के कार्य। अब पुष्प के कार्यों को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? व्हाइट वाला का 2 भागों में। कितने भागों में? एक तो अपन बांट सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? और दूसरा है मानव या आर्थिक दृष्टि से। अगर आप वैज्ञानिक की तरह अपनी समझ को रखते हैं तो पुष्प क्या है? केवल और केवल क्या है? जनन स्थल है। क्या है? जनन स्थल है। पादपों के अंदर पुष्प क्या है? जनन स्थल है। अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो इसके बहुत सारे उपयोग है। सबसे पहले एनसीईआरटी में बहुत सारे पॉइंट लिख भी रखे हैं। जैसे अगर आपको किसी को प्रेम का इजहार करना है, किसका? प्रेम का है। आप करते हैं कि नहीं करते? इससे ज्यादा इसमें मुझे समझाने वाली बात की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें सारे आप एक्सपर्ट हो। प्रेम का इजहार करने तो आप घुटनों के बल बैठोगे और गुलाब का
पुष्प आगे करोगे। दूसरी बात, और इसके अपन फायदे देखें तो क्या हो सकते हैं आर्थिक दृष्टि से? आभूषण। आपने साउथ की मूवी देखी, उसके अंदर जो महिलाएं हैं बालों के अंदर जो सफेद सफेद पुष्प लगा के रखती हैं, जिसको गजरा बोला जाता है। मेरी तरफ क्या देख रहे, मेरे जुल्फे ही नहीं है। तो ये जो आभूषण है पुष्प के, आर्थिक और क्या महत्व हो सकते हैं? प्रेम हो सकता है, आभूषण हो सकता है, और क्या है, आप इत्र वगैरह के अंदर पुष्प के जो परफ्यूम वगैरह के अंदर जो आपका पुष्प यूज होता है। इसके अलावा खुशी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाऊं और आप क्या करें, टॉप कर जाए, डिस्ट्रिक्ट टॉप करें, ब्लॉक टॉप करें, या फिर अपने राज्य को ही टॉप कर जाए, तो मुझे क्या होगा? तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं क्या करूंगा, आपको खुशी के मारे फूलों की माला पहनाऊंगा। इसी के साथ दुख, फॉर एग्जाम्पल कोई निपट गया, राम नाम सत हो गया, तो अपन क्या करते हैं, उसको जाकर श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि किसके द्वारा दी जाती है? पुष्पों के द्वारा दी जाती है। बहुत सारे हैं, अब इसके कितने मैं तो ऐसे करने जाऊं तो बहुत सारे इसके महत्व हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी लिखती है कि पुष्प को आप कौन सी दृष्टि से देखते हैं? वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो केवल और केवल क्या है? जनन स्थल है। और अगर आप इसको अन्य किसी दृष्टि से देखते हैं, यानी आर्थिक महत्व की तरह से देखते हैं, तो प्रेम, आभूषण, इत्र, खुशी, दुख, और क्या हो सकता है? और मनोरंजन। फॉर एग्जाम्पल आप बाग में जाओ या फिर गार्डन के अंदर घूम रहे हो और एक भी पुष्प नहीं है, क्या आपको मजा आएगा वहां गार्डन घूमने? बिल्कुल नहीं, आनंद ही नहीं आएगा। और वहां पर रंग बिरंगे पुष्प हो, उसके ऊपर तितलियां घूम रही हो, मंद मंद हवाएं चल रही हो, आपको आनंद ही आ जाएगा। तो पुष्प के कार्य क्या हो सकते हैं? वैज्ञानिक दृष्टि से अपन केवल और केवल जनन स्थल है, आर्थिक स्थिति से उसको बहुत सारे महत्व हो सकते हैं। ये तो पढ़ लिया था। ये किसने लिख दिया? अरे चलो छोड़ो। अब अपन पढ़ते हैं पुष्प। पुष्प है क्या? पुष्प है क्या? पुष्प केवल और केवल अपने को कहां दिखा? क्या आपको थैलोफाइटा में दिखा? नहीं। ब्रायोफाइटा में? नहीं। टेरिडोफाइटा में? नहीं। अनावर्त बीजी में? नहीं। आवर्त बीजी? हाँ, केवल और केवल आवर्त बीजी में जाकर आपको पुष्प दिखाई दिया। और पुष्पों की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। पुष्पों की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। आपने देखा कि जो आवर्तबीजी पादप थे उनके अंदर जो पर्व संध्या थी वो कंप्रेस हुई, कंप्रेस होने के कारण उनके अंदर धीरे धीरे पुष्पीय आगे का निर्माण हुआ और पुष्प का निर्माण हो गया। अब ये आपका जो पुष्प है ये है कैसा, दिखता कैसा है ये पुष्प? अब पुष्प को अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले पुष्प के अंदर, पुष्प को उसकी टहनी के साथ जोड़े रखता है, हरे रंग का होता है। सबसे पहले ये डंठल नुमा भाग होता है। कैसा भाग? डंठल नुमा। और इसको बोला जाता है आपका पुष्प तंतु, या केवल आप इसको तंतु बोल सकते हैं। जैसे ही इसको और थोड़ा ऊपर उठोगे तो क्या होगा कि ये आपका जो पुष्प है, पुष्प के अंदर कितने भाग होते हैं? पुष्प के अंदर 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। पहला कौन सा? सहायक। दूसरा कौन सा? आवश्यक। सहायक के अंदर कौन कौन से आएंगे और आवश्यक के अंदर कौन कौन से आएंगे? एक सेकंड, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं अपन, है ना। तो यहां से शुरू करते हैं ना। ये हो गया पुष्प का तंतु या डंठल जिसको अपन कहते हैं। जैसे ही इसके ऊपर जाओगे थोड़ा सा तो क्या होगा? अब यहां एक थोड़ा सा फूला हुआ भाग रहता है और इस फूला हुए भाग के ऊपर पुष्प के अंदर पाए जाते हैं कितने चक्र? 4 चक्र।
कितने चक्र? 4 चक्र। सबसे ऊपर जहां राजा महाराजा बैठा करते थे उस वाले भाग को बोला जाता था सिंहासन, जहां शेर बैठा था राजा को बोला जाता था। तो जैसे ही जहां पुष्प के चारों के चारों चक्र विराजमान होंगे उसको बोला जाता है पुष्पासन। क्या बोला जाता है? पुष्पासन। ये आपके जो पुष्प राजा है इस पे विराजमान होंगे। इसके जस्ट ऊपर की साइड जाओगे तो सबसे पहला जो चक्र आता है वो आता है आपका हरे भाग का होता है, हरे रंग का होता है और इसको बोला जाता है बाह्य दल पुंज। अब मुझे बताओ आपको ये किस रंग का दिखाई देता है? हरे रंग का। हरे रंग का है, इसके लिए इसी में क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होगा तो ये क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भोजन का निर्माण। दूसरा, जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, बर्ड अवस्था में होता है, तो ये क्या करता है? उसके ऊपर आवृत रहता है, उसके ऊपर घेर के रखता है, जिससे क्या हो कि ये पुष्प है आपका, ये क्या नहीं हो, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। तो ये कलिका अवस्था में क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? अब इसके जस्ट ऊपर जाओगे तो आपको क्या दिखाई देंगे? तो आपको क्या दिखाई देंगे? रंग बिरंगी पंखुड़ियां दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? रंग बिरंगी पंखुड़ियां दिखाई देगी। इन्हीं रंग बिरंगी पंखुड़ियों को क्या बोला जाता है? दलपुंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दलपुंज। और ये आपने देखा होगा, आपको पुष्प अच्छा क्यों लगता है? किसके कारण लगता है? इन्हीं दलपुंज के कारण लगता है। अगर आपको दलपुंज के कारण आपको पुष्प अच्छा लग रहा है, इसका मतलब और भी कई लोगों को बढ़िया लगता होगा। किसको लगता है बढ़िया? तो आपने देखा होगा कि पुष्पों के अंदर परागण कराने के लिए कीटों की आवश्यकता होती है। भाई परागण बहुत प्रकार से होता है, हवा से होता है, जल से होता है, सामान्यतः अधिक मात्रा में कीटों से होता है। तो कीट को जब आकर्षण करने का कार्य कौन करता है? आपका दलपुंज। क्या बाह्य दल होगा तो जनन नहीं होगा? अगर बाह्य दल नहीं होगा तो जनन में किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? नहीं। क्या दल नहीं होगा तो क्या जनन में प्रभाव पड़ेगा? नहीं। ये केवल और केवल सहायता करते हैं। तो सहायक अंग आपके कौन कौन से होंगे? दलपुंज और दूसरा है आपका बाह्य दल। दोनों के दोनों क्या है? सहायक अंग है। कैसे अंग है? सहायक अंग है। कैसे अंग है? कैसे अंग है? सहायक अंग है। अब क्या है? दूसरे कौन से हैं? आवश्यक अंग। तो यहां पर जो आपका पुष्पासन है, यहां से कौन जुड़ा होगा? इस प्रकार से क्या हो गया रे इसको, कलर को? ठीक है। अब क्या होगा? यहां से इस प्रकार से आपका पुमंग जुड़ा होगा या पुंकेसर जुड़ा होगा। ये कौन है आपका? पुंकेसर। इन सभी भागों को अपन आगे चल के विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो केवल और केवल पुष्प का क्या है? इंट्रोडक्शन है। तो पुंकेसर है। पुंकेसर के अंदर कितने भाग होते हैं? मुख्यतः 2 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को बोला जाता है इसको परागकोश। क्या बोला जाता है? परागकोश। ये क्या है? ये है पूतंतु है। इस यहां जोड़ने वाले भाग को बोला जाता है योजी। क्या बोला जाता है? योजी बोला जाता है। तो मुख्यतः पुंकेसर के कितने भाग हो गए? 2 हो गए। एक तो हो गया पूतंतु, दूसरा है
परागकोश। और ये जो पुंकेसर है किसका प्रतिनिधित्व करता है? नर का, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था लैंगिक जनन के अंदर कितने जो पेरेंट्स हैं पार्टिसिपेट करते हैं? 2। तो आपका पहला तो हो गया नर। नर कौन है? पुंकेसर। पुंकेसर के कितने भाग हैं? 2, परागकोश और पूतंतु। और ये जो लंबा डंठलनुमा भाग है ये है पूतंतु। ऊपर वाला जो भाग है उसको बोला जाता है परागकोश। परागकोश को अपन इसके अंदर परागकण बनते हैं, ये विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, इसको बोला जाता है योजी। पुंकेसरों की संख्या 1 से लेके बहुत सारी तक हो सकती है। इधर भी इसी प्रकार से आपका पूतंतु होगा, सॉरी पुंकेसर होगा। पुंकेसरों की संख्या बहुत सारी हो सकती है। सेंटर के अंदर आपको क्या दिखाई देगी? स्त्रीकेसर। क्या दिखाई देगी? स्त्रीकेसर। ये आपकी क्या है? स्त्रीकेसर है। क्या है? ये क्या है आपकी? स्त्रीकेसर है। क्या है? स्त्रीकेसर के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग, और ये लंबा डंठलनुमा वर्तिकाग्र, और ये नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। ये आपका हो गया पुष्प। पुष्प के अंदर आपको कितने चक्र दिखाई देते हैं? 2 चक्र। पहला कौन सा है? सहायक। दूसरा कौन सा है? आवश्यक। आवश्यक के सहायक के अंदर कौन कौन से आते हैं? दल पुंज और बाह्य दल। और आवश्यक के अंदर आपका कौन कौन सा आ गया? स्त्रीकेसर और स्त्रीकेसर, और दूसरा कौन सा हो गया आपका? पुंकेसर। ये आपका हो गया पुष्प।